हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज हम पॉलिटी की क्लास में मॉक टेस्ट करेंगे। पिछले हम लोगों ने जो भी इस सप्ताह में क्लासेस की है उनका आज हमारा साप्ताहिक मॉक टेस्ट है। देखो, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को मॉक टेस्ट भी लगाते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, हमको ये पता चलता है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज रहती है वो किस टाइप की रहती है, क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं और जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है वो कैसी रहती है। इससे क्या होता है, इससे आपको एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। आपको पहले से ही पता रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस है तो इसमें किस तरह से आंसर बनेंगे। आपको ये भी मालूम रहता है कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हम लोग जो सप्ताह में क्लासेस करते हैं उनका एक सप्ताह के बाद मॉक टेस्ट भी कर लेते हैं, तो ये चीज अच्छी है ना। आज पॉलिटी की क्लास नंबर 22 है। 21 में भी हम लोगों ने मॉक टेस्ट किया था। उस क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो क्वेश्चंस आपके साथ 8 क्वेश्चंस हो पाए थे, इसलिए बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में कर लेंगे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, पॉलिटी तो आपके सभी एग्जामों में पूछी ही जाती है लगभग। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो साथियों, 21 क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस किए थे। उसी के आगे से आज हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको? देखो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री की योग्यताएं पढ़ी थी, क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि यदि किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1 पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, है ना। सेकेंड जो बात आ जाती है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कि उसकी उम्र क्या, उम्र 25 वर्ष, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, है। इसके बाद नंबर 3, लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक। इसके बाद क्या था आपका? पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। इतनी सारी योग्यताएं होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है, आप कितने भी एज के हो, 80 साल के, 100 साल के, 120, 50, कितने भी साल के हो, अधिकतम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है। जो आपके भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है, कहाँ पर इनका पद है? देखो भाई, बताओ। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद बताइए। मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था क्या? उप प्रधानमंत्री का पद मूल संविधान के अंतर्गत है, या फिर संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, या फिर संविधान में कहीं नहीं है, या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो, उप प्रधानमंत्री का जो पद है मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान के प्रावधानों से हटकर बनाया गया। क्यों? उप प्रधानमंत्री को राजनीतिक दबाव को कम करने के लिए, जो राजनीतिक दबाव होते हैं
उनको कम करने के लिए इस पद का सृजन किया गया। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन। क्लियर। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन होता है आपका 1978। 1978 में हुआ और इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसी में आपका मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, शब्द जोड़ा गया। क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। मंत्रिमंडल शब्द जो है आपके संविधान में नहीं था, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा जाता है। क्वेश्चंस आपसे ये भी पूछ लेता है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है या फिर कब जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका मंत्रिमंडल शब्द है ये संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका? देखो, भारत में वह मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ऐसा मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, देखो ये तो आपको पता है जो भी मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, सभी मंत्री को किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है, तो उसे अपने मंत्री पद से कितने दिनों के बाद मुक्त हो जाना पड़ता है, यानी कि मंत्री पद से हट जाना पड़ता है, वो आपको बताना है। कितने दिन के बाद? देखो, आपका कोई भी मंत्री है, उसे या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना, लोकसभा का, या फिर राज्यसभा। राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। पता है ना, सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। कितने दिनों के अंदर? तो सभी को पता है 6 माह के अंदर। 6 माह के बाद उसे, अगर 6 माह के अंदर उसने किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाई, तो 6 माह के बाद उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा, यानी कि मंत्री के पद से हट जाना पड़ेगा। क्लियर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव मंत्री परिषद द्वारा रखा जाता है? मंत्री परिषद द्वारा रखा जा सकता है, बताना है आपको। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मंत्री परिषद यानी कि सत्ता सरकार, है ना। मंत्री परिषद में कौन से मंत्री होते हैं? जो सत्ता में होते हैं, है ना, वही तो होते हैं मंत्री परिषद में, यानी कि सत्ता सरकार। अब सत्ता सरकार कौन सा प्रस्ताव रखेगी? सत्ता सरकार कौन सा प्रस्ताव रखेगी? भाई, जो मंत्री सत्ता में होंगे वो अपने लिए अविश्वास प्रस्ताव तो रखेंगे नहीं, है ना। वो अपने लिए कौन सा प्रस्ताव रखेंगे? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्षी द्वारा, या फिर देखो, अविश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? विपक्षी पक्ष के नेता जो होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं,
और इसी आपका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर ए सही है ना। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के नेता रखते हैं, विपक्षी नेता, है ना। और इस प्रस्ताव के आने के बाद, अविश्वास प्रस्ताव के आने के बाद जो मंत्रिपरिषद में, सत्ता सरकार में जो मंत्री होते हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखते हैं। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव रखते हैं अपने पक्ष में जब विपक्षी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव आता है। क्लियर? स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव होता है काम रोको प्रस्ताव, ये होता है आपका स्थगन प्रस्ताव। तो समझ गए, मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रखती है? विश्वास प्रस्ताव। अपनी सरकार बचाने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखती है मंत्रिपरिषद। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए, इनको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात आपको बताना है कि स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था? जो आपके स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें कानून मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, कौन? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये 1950 में, कब? 1950 में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम मंत्री थे। कौन? मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, कब? 1950 में। क्लियर? इसके बाद के एम मुंशी कौन थे? तो ये आपके थे रक्षा मंत्री। कौन? रक्षा मंत्री थे के एम मुंशी। क्लियर? इसके बाद बलदेव सिंह कौन थे? ये थे उस टाइम मुंबई के सीएम। अब आप कहेंगे कि मुंबई के सीएम, उस टाइम पे महाराष्ट्र नहीं होता था। क्या होता था? मुंबई प्रेसिडेंटी होता था। क्लियर? महाराष्ट्र नहीं होता था, मुंबई प्रेसिडेंटी होता था। क्लियर? इसके बाद आपका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके प्रथम कानून मंत्री थे, जो आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो लोकसभा के न्यूनतम सदस्य हैं उनकी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? 20 होने चाहिए, 30 होने चाहिए, 40 होने चाहिए या फिर 50? कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। और ये भी कैसे होने चाहिए? विपक्ष के। कैसे? विपक्ष के होने चाहिए, है ना। विपक्ष के होने चाहिए। जो ये 50 सदस्य होते हैं ये विपक्षी होने चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, इनको भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? किस संविधान संशोधन में वर्णित है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये किस संविधान संशोधन में बताया गया वर्णन है
कि जो आपके मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या होगी, मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या होगी प्रधानमंत्री को भी मिलाकर के टोटल 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा इस संविधान संशोधन में बताया गया है, आपको बताना है। क्या वो 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा, क्या वो 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा, या फिर 90वां हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था 91 संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया है, ये आपका होता है 2003 में। कब? 2003 में। और इसमें ये बात कही गई है कि जो भी आपके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के जो भी टोटल सदस्य होते हैं, लोकसभा के टोटल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के टोटल सदस्य जो हैं उसका 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे। कितने? और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। जो भी लोकसभा के सदस्य होंगे, जितने भी लोकसभा के सदस्य होंगे उसका 15% मंत्री बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। और जो ये मंत्रियों की संख्या होगी कितनी? 83 से अधिक नहीं होगी, 83 से अधिक नहीं होगी। क्लियर? 15% से ज्यादा नहीं होगी और 83 से अधिक नहीं होगी। क्लियर? प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है इसी में। 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। क्लियर? ठीक। अब इधर आ जाओ। इधर क्या है? निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो आप सभी ने पढ़ा है और कई बार पढ़ा होगा। कौन थे? R.K. षणमुखम शेट्टी। ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। बात करें यदि हम लोग जॉन मथाई के, तो ये कौन थे? ये थे आपके रेल मंत्री। कौन थे? रेल मंत्री। सरोजनी नायडू कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल। साथ ही साथ ये देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजनी नायडू। और सुचेता कृपलानी कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। क्लियर? जॉन मथाई रेल मंत्री, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्लियर? चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इनको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या फिर शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है या फिर ऐसी कौन सी शब्दावली है जिसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, यानी कि जो कि भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है? तो देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है और इसी को आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। किसे? वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बोलचाल की भाषा में लिख लेंगे आप लोग। आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो आपका बजट शब्द है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि क्या होता है? जो भारत की संचित निधि होती है इसी से आपके
जो भी पद होते हैं संविधान में, उनका जो वेतन बनता है भारत की संचित निधि से ही बनता है। क्लियर? तो कौन सा शब्द नहीं है? बजट नहीं है आपके संविधान में। राइट। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह कब हुआ है? मंत्रिमंडल का प्रयोग, जो आपका मंत्रिमंडल शब्द है, इसका प्रयोग कब हुआ है संविधान में? अनुच्छेद 74 में, 356 में, 76 में या फिर 352 में? बता देंगे आप सभी। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? इसमें क्या है? इसमें है आपका मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन किसमें है? आर्टिकल 74 में। क्लियर? 356 में क्या है? 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसमें है? अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 76 में क्या है? इसमें है महान्यायवादी की नियुक्ति। किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति। न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। अनुच्छेद 352 में क्या है? देखो, जो आपका 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 में। इसके माध्यम से मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा जाता है। मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा जाता है और इसमें ये भी कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं आपके, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपात लगाएंगे। राष्ट्रीय आपात लगाएंगे और राष्ट्रीय आपात आपका आर्टिकल 352 में है। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352। समझ गए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। क्या एच.डी. देवगौड़ा हो जाएंगे, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे, या फिर चंद्रशेखर राव हो जाएंगे? तो देखिए, बात करें यदि हम लोग इनकी एच.डी. देवगौड़ा की, तो ये कब थे आपके प्रधानमंत्री? 1996 में। 1996 में प्रधानमंत्री रहते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कब रहते हैं? ये आपके 2004 और 2009 और 2009 में रहते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर राव आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। कौन? चंद्रशेखर राव। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। अब इस क्वेश्चंस की आप लोग लैंग्वेज देखिए कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ेगा
निर्वाचित होगा उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इसका मेन मतलब ये है कि आप लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को इस तरह से घुमा के दिया हुआ है। तो सभी को पता है कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम सीमा है, आयु सीमा है, 25 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष क्या है? 18 वर्ष क्या है? 18 वर्ष तो मतदाता की आयु है। मतदाता यानी कि जो वोट करते हैं वो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष पहले मतदाता की जो आयु होती थी, वोटर की जो आयु होती थी वो 21 वर्ष होती थी। पहले 21 वर्ष से जिसकी आयु कम रहती थी वो मतदान नहीं कर सकता था। अब 18 वर्ष का होता है तो मतदान कर लेता है, पहले 21 वर्ष होनी चाहिए थी। तो ये कब हुआ आपका? ये होता है आपका 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की जो उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। तो आपका 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा और 1989 में। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए 20 तक। जो भी हम लोगों ने इस सप्ताह क्लासेस पढ़ी थी उन पर जितने भी आधारित क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब अगली क्लास हम लोग फिर थ्योरी पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और इस बार एक सीट आपकी हो जाए, है ना। इसी उम्मीद से आप अपनी इसी लगन से इसी मेहनत से तैयारी करते रहिए। तो साथियों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।